नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज़ में। मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। ये छत्तीसगढ़ के बुलेटिन का भी समय है हमारे, और हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो उस पर हम आपको बात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो खबरें आ रही हैं, जो वहाँ हलचल है, उसको लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम पद को लेकर भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आला कमान कहे तो वो तुरंत इस्तीफा देंगे। भूपेश बघेल एक कार्यक्रम में गए थे और जब हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, हमारी सहयोगी चित्रा पटेल हैं, उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर आला कमान कह दे तो मैं इसी वक्त यहीं से लौट जाऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा। कुछ लोग हैं जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वास्तव में जो जिस समय उन्होंने शपथ ली थी वो पूरे 5 साल के लिए उन्होंने शपथ ली थी, ना कि 2.5 साल के लिए। वही जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव यानी कि टीएस सिंह देव, 3 मंत्रालयों के प्रभारी हैं, 3 विभागों के मंत्री हैं, स्वास्थ्य, वित्त और पंचायती राज, 3 विभाग के पावरफुल मंत्री हैं। दावा टीएस सिंह देव का था जो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री की कुर्सी है, लेकिन अचानक जो समीकरण बदले, जो जातीय समीकरण, जो सामाजिक समीकरण है, उसमें भूपेश बघेल बाजी मार लेगा और वो मौजूदा सीएम हैं। लेकिन टीएस सिंह देव भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। क्या कुछ वास्तव में वो हाईकमान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो हाईकमान को अपना वादा याद दिला रहे हैं? क्योंकि जहां तक हम लोगों के पास खबरें थी कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ने गई थी तो कांग्रेस के पास फंड नहीं था, बड़ी हालत खराब थी, और ये कहा जा रहा था कि टीएस सिंह देव ने अपने निजी फंड से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ाया। वो सरगुजा स्टेट के महाराज भी हैं, आखिरी जो महाराजा हैं सरगुजा स्टेट के। और सरगुजा स्टेट छत्तीसगढ़ में एक ताकतवर स्टेट कभी मानी जाती थी, और सरगुजा स्टेट के अंबिकापुर जो उनका मुख्यालय है वहाँ उनकी कोठी भी है, और वही विधानसभा है टीएस सिंह देव की, जहाँ से लगातार वो विधायक होते रहे हैं। और भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, जो पावर का ट्रांसफर है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर भूपेश बघेल ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। मैं अभी दे दूंगा भाई, हाई कमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाई कमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाई कमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाई कमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके तो देश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। जिन लोगों के छत्तीसगढ़ के विकास में, इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो आपने सुना, देखा कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, वो उन्होंने किस तरीके से कहा, उन्होंने किस तरीके से कहा इस बात को कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में इस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहा है, चीजें बिगाड़ रहा है, और उन्होंने कोई भी पर खास जोर दिया। अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कोई भी। अब ये कोई भी क्या टीएस सिंह देव हैं या कोई भी है? क्योंकि अंदर चल रहा है, कांग्रेस में लगातार इस बात को लेकर बवाल चलता रहा है, केंद्र में भी यही बवाल चलता रहा है कि पार्टी फोरम पर बात की जानी चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, जिन नेताओं ने अभी हाल में जो कांग्रेस हाईकमान को लेकर भी सवाल उठाए, और कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है चुनाव की प्रक्रिया या उसको लेकर भी सवाल उठाए, तो उनसे भी कहा गया कि पार्टी फोरम पे बात करिए। और फिर ये छत्तीसगढ़ का मसला भूपेश बघेल का अचानक ये आ गया। पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे कि क्या आप 2.5 साल, अब आपको 2 साल हो गए, आज ही के दिन सरकार बनी थी, 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर 2018 में सरकार बनी थी, तो अब वो समय आ गया है पावर ट्रांसफर का, तो क्या आप ट्रांसफर करेंगे? तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि ऐसा लोग, जो सरकार चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय सरकार है, उसको एक तरीके से अस्थिर करने के लिए ऐसे जो कुछ तत्व हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन वो कोई भी का इशारा किया। वो कोई भी कौन हो सकते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर भूपेश बघेल की विरोधी लाभी हो सकती? कौन हो सकता है? खैर, इस विषय पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। और आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पास वित्त विभाग भी है और पंचायत विभाग भी है, टीएस सिंह देव यानी कि त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव, वो जुड़ेंगे।
थोड़ा सा एक ये ऐसे माहिर पॉलिटिशियन हैं और ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में कुछ जाना बेहद जरूरी है। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को इलाहाबाद में हुआ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। सरगुजा स्टेट के राजघराने से वो आते हैं और सरगुजा स्टेट के आखिरी महाराजा हैं वो। इस समय वो सरगुजा स्टेट के महाराज कहे जाते हैं वहाँ पर। और एक ऐसे राजनेता है जो जिन्होंने हिस्ट्री में एमए किया है, इतिहास का अच्छा ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का अच्छा ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो बहुत ही शालीन, बहुत ही बेहतरीन नेता की छवि है टीएस सिंहदेव की। और इसीलिए जो एक कहिए कि राजनीति के संत के रूप में उन्हें कहा जाता है, इसीलिए लोग उन्हें टीएस बाबा कहते हैं। हम पूछेंगे उनसे अभी कि उनको लोग टीएस बाबा क्यों कहते हैं। और कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ में, जहां तक मेरे पास जानकारी है कि कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने गई थी तो मुझे लगता है खजाना खाली था, जो हाईकमान है वो भी कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं था। टीएस सिंहदेव ने तमाम उम्मीदवारों को निजी फंड से, निजी अपनी हैसियत से उन्होंने मदद की और कांग्रेस को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा योगदान टीएस सिंहदेव का रहा। उस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव का नाम ही चल रहा था। स्वास्थ्य महकमा कोरोना काल में बहुत काम किया। एक तरीके से छत्तीसगढ़ का जो कोरोना का रेट है अन्य जगह के मुकाबले काफ़ी लो है और काफ़ी अच्छी स्थितियां वहां की कही जा सकती हैं। ठीक है, विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। टीएस सिंहदेव को इसका क्रेडिट जाना चाहिए और जाता भी है। इसी तरीके से वित्त विभाग है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा। पंचायत विभाग में भी काफ़ी काम हुआ है। तो टीएस सिंहदेव इस समय दिल्ली में हैं और सीधे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं महाराजा सरगुजा। बहुत बहुत स्वागत है महाराजा आपका के न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार जी, नमस्कार। महाराजा ने टीएस बाबा ही कहिएगा। जी 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 मुझे ज्ञात है कि लगातार जो चीज़ें मैंने बताई कि टीएस बाबा आपको, एक तो पहला ही सवाल यहीं से शुरू कर लेते हैं कि एक नेता, अमूमन ये देखा जाता है भारतीय राजनीति में कि जो पब्लिक है वो नेता का इतना सम्मान, अब मुझे जो लगता है बहुत ही कम करते हैं लोग। आपका इतना सम्मान है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश जब संयुक्त मध्य प्रदेश रहा उस पर भी आपका बहुत सम्मान रहा और अभी भी है वहाँ पर, और सरगुजा स्टेट का एक अपना अलग सम्मान है। तो आपको टीएस बाबा क्यों कहते हैं लोग? तो मेरा सौभाग्य है कि लोगों का स्नेह मिला है और वही एक जीवन की बहुत बड़ी धरोहर, बहुत बड़ी पूंजी मैं उसको लेके चलता हूँ, मानता हूँ। टीएस बाबा, घर में जो बच्चे हम लोग हैं बाबा बोलते हैं। जी कई घरों में बाबा बोलते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ने गया तो नाम बहुत लंबा है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव। अब उतना नाम लंबा कौन लेगा, तो स्कूल में मेरे को टीएस बोलते थे। जी तो कॉलेज और बाकी सार्वजनिक जीवन में आते आते बाबा और टीएस जुड़ गए, तो वो लोग स्नेह से टीएस बाबा बुलाने लगे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो संबोधन, तो वही टीएस बाबा हो गए। जी 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 बहुत 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 बेहतरीन है और लोगों का प्यार भी है, मुझे लगता है बहुत हृदय से वहाँ लोग आपको चाहते हैं, सरगुजा में भी और छत्तीसगढ़ में। हम जो कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग है, और जो अगर हमारा पहला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ को आप किस स्थिति में पाते हैं, जो देश में जो कोरोना महामारी के दौरान जो काम हुआ है और छत्तीसगढ़ में काम हुआ, तो आज मौजूदा जो स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ को आप कहाँ पाते हैं, किस पायदान पर पाते हैं, किस मुकाम पर पाते हैं सिंहदेव जी? टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी गई थी जी, उसमें बात इतनी ही आती है, टेस्टिंग जो पहले 23,000 था, अभी करीब 33,000 टेस्टिंग औसतन प्रतिदिन हो रही है। जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चाहा कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाई जाए, जिसकी नेगेटिव भी अगर है तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा मानी जाती है आरटीपीसीआर टेस्ट की। एंटीजन टेस्टिंग की पॉजिटिव अगर रिजल्ट आता है तो वो तो पॉजिटिव बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन नेगेटिव जो है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस हैं कि आप आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ाइए, तो उसके लिए 4 नए लैब छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चालू कर रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़े। बहरहाल पिछले 10 दिन से जो पॉजिटिविटी रेशो है, सितंबर में ये 15.5 पे था, अक्टूबर में ये 10 के आसपास आया, वर्तमान पिछले सप्ताह में ये 5 के नीचे रह रहा है। तो उस हद तक संतोष किया जा सकता है, लेकिन सावधानी कतई छोड़ने की स्थिति अभी भी नहीं है।
निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो प्रयास किए गए हैं आपके द्वारा निश्चित तौर पर सराहनीय है। और देखिए हम पत्रकार हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, अगर जो गलत है उसको हम अगर गलत कहने की हिम्मत करते हैं और गलत कहते हैं डंके की चोट पर, तो जो अच्छा हो रहा है उसको भी मुझे अच्छा कहने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा काम हुआ है निश्चित तौर पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर कितना आशान्वित हैं और क्या उम्मीदें हैं आपकी टीएस बाबा? इन देश में 6 प्रकार की वैक्सीन की जो तैयारी एडवांस स्टेज में है जी इन 6 में से एक चर्चित रही है एस्ट्राजेनेका, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कोल्ड चेन मेंटेनेंस को लेकर क्या छत्तीसगढ़ सक्षम है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है। हालांकि जो बीजेपी की शासित तमाम राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री दावा करने लगे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी। अभी आईसीएमआर से भी कई जो वैक्सीन के जो निर्माता है वही परमिशन मांग रहे हैं कि सरकार अगर परमिशन दे तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कब तक वैक्सीन आ जाएगी, और क्या छत्तीसगढ़ सक्षम है उन व्यवस्थाओं के लिए, कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए और वहाँ की जो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए जो इमरजेंसी यूज़ के लिए हैं? जी सक्षम साबित होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। 630 कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स चिन्हांकित कर लिए गए हैं, 81 और में काम चल रहा है। पहले दौर में 2,13,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको चिन्हांकित कर लिया गया है। जैसे वोटर लिस्ट रहती है इसी प्रकार की, और पोलिंग बूथ रहते हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस से पूरा संपर्क करके और उनसे तालमेल बैठा के हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और अब ये लगता है कि दिसंबर जनवरी तक में पहली वैक्सीन आ जाएगी, और अन्य वैक्सीन आते आते अप्रैल तक का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो अनुमान थे उसके पहले वैक्सीन आ जा रही है, ये भी एक सच्चाई है। और इसको एहतियात बरतते हुए इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। वैक्सीन के कितने हद तक क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 से 10 साल जो ट्रायल चलते हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दुनिया भर में मांगा जा रहा है। तो सभी को इसको मानते हुए कि प्रामाणिकता है, लेकिन शायद अगर साइड इफेक्ट हो तो उसके लिए भी तैयार रहना। बाकी कभी कभी दूसरे वैक्सीन भी हम लगाते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट की संभावना रहती है, तो उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं। उनमें जानकारी ज्यादा होती है, इसमें जानकारी कम है। एक पत्र भी लिखा है आपने केंद्र सरकार को? जी, पत्र लिखा है, और मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन भी मांगी है। अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लिए प्राथमिकता पे मांगी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, पुलिस महकमे के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, रेवेन्यू विभाग के भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, मीडिया साथियों के लिए, ये हम लोगों ने सुझाव दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भारत सरकार को प्रेषित किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। We want justice! We want justice! Basta! Basta! आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगी? ऐसी कोई योजना छत्तीसगढ़ की सरकार बना रही है? वहां के स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कुछ सोच रहे हैं? और केंद्र सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं और जो आपने बताई इसके अतिरिक्त? तो इसमें केंद्र सरकार को ये निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए, मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स के पास पहले 2 फेज होंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चालू नहीं किया जाएगा। ये लिस्ट बनी रहेगी और उस लिस्ट के मुताबिक वैक्सीन सप्लाई की जाएगी और लगाई जाएगी। जुलाई तक वैक्सीन, ये पहला जो बैच है
देश में करीब 30 करोड़ लोगों को लगाने का, जी, ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद सेकेंड फेज में 60 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उनको लगाना, और उसके बाद 50 साल से नीचे जिनको दूसरी बीमारियां चिन्हांकित हैं उनको लगाना, ये क्रम बना हुआ है वैक्सीन लगाने की तैयारी का। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग का अमला ये सक्षम पाया जाएगा अपनी जिम्मेदारी को निभाने में। एक चीज और आ रही है कि जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं या अन्य प्रकार का कोई नशा करते हैं, क्या उनको लेकर कोई प्रोटोकॉल आप तक पहुंचा है कि अगर उनको वैक्सीन जो ट्रायल के तौर पर लगेगी या जीवन रक्षक के रूप में उनको जो प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इस तरीके का कोई जानकारी है? क्योंकि खबरें चल रही हैं तमाम तरीके की, लेकिन बतौर स्वास्थ्य मंत्री हम एक आधिकारिक जानकारी चाहते हैं आपसे। हाँ, इसमें एक तो पहले ये चला था कि जो शराब का सेवन करते हैं उनको कोरोना नहीं पकड़ेगा। ये गलत इसलिए था क्योंकि अल्कोहल कंटेंट उसमें 40 से 45% ही रहता है शराब में। और हैंड सैनिटाइजर भी अगर आप देखें उसको इसीलिए पास किया गया कि 70% से ऊपर अगर अल्कोहल कंटेंट है तब कोरोना का वायरस मरता है। एक वित्त विभाग को लेकर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मुझे लगता है कि लगातार आप कहते रहे केंद्र सरकार से कि जीएसटी और तमाम जो करों का पैसा है जो राज्य का हिस्सा होता है, और राज्य के निर्माण में, राज्य के पुनर्निर्माण में या उसकी जो कोरोना काल में जो संकट थे उनसे उभरने के लिए आपने तमाम बार मांग की। मुख्यमंत्री ने भी कई बार जो प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा हुई उस पर भी कहा। अब क्या स्थिति है? क्या केंद्र सरकार से जो जरूरी वित्तीय मदद है जो राज्यों का अपना हिस्सा है, उसके अतिरिक्त क्या छत्तीसगढ़ को जो अन्य भाजपा शासित राज्य हैं उस तरीके से क्या केंद्र सरकार व्यवहार कर रही छत्तीसगढ़ के साथ भी? इसमें केंद्र की सरकार जीएसटी के संबंध में मदद कोई नहीं कर रही है। केवल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो बनती थी कि अगर शॉर्टफॉल आ रहा है प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में, जो हर साल पिछले साल से 14% बढ़ा हुआ होता है, तो केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी कि वो पूर्ति हो जाए। तो ये मदद नहीं है, एक दायित्व है जिसका निर्वहन करना है। और अभी केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि 2/3 उस राशि की वो लोन लेगी केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों से मेमोरेंडम मांगा कि आप हमको लिख के दे दीजिए कि हम केंद्र सरकार को अधिकृत कर रहे हैं कि जीएसटी सेस अकाउंट से वो पैसा निकाल के ये जो लोन केंद्र सरकार लेगी उसके ब्याज और किस्त को पटाने में उपयोग करने के लिए उन्होंने ऑथराइजेशन मांगा है। तो राज्य सरकार ने दे दिया है और केंद्र सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी है। और 3109 करोड़ ये लोन, क्योंकि केंद्र सरकार को लगभग 5.15% में मिलेगा ये लोन रिजर्व बैंक के विंडो के माध्यम से, राज्य सरकारें लेती तो ये 6.85 तक भी जा सकता था। तो ये सही निर्णय हुआ, लेकिन 2/3 राशि के लिए। जी। ये छत्तीसगढ़ का जो मौजूदा आप लोग सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी वहाँ सत्ता में आई, उसके बाद तमाम पुनर्निर्माण की बात हुई, तमाम जो लोग अनियमित थे उनको नियमित करने की बात आई, तमाम वर्कर थे, तमाम संविदा के लोग थे। अभी तमाम इस तरीके की भी खबरें आई छत्तीसगढ़ से कि वहाँ जो जिन लोगों से वादा किया गया था, वो चाहे ग्राम सेवक लेवल पर हो या अन्य विभागों के जो संविदा पर थे या जो अनियमित थे, उनको नियमित करने की बातें आई और कुछ प्रदर्शन भी देखने को मिले। तो क्या इस तरह की कोई योजना है वित्त विभाग के पास कि जो अनियमित लोग हैं जिनका वादा आप लोगों ने किया था, एक तो क्या उनको नियमित करने की बात हो रही है? टीएस बाबा। मुख्यमंत्री जी निश्चित इसको ध्यान में रख के चल रहे हैं। और हमने देखा होगा कि जो शिक्षा कर्मी हैं उनका 2 साल के बाद नियमितीकरण का जो घोषणा पत्र में भी हमने कहा था वो लागू कर दिया है। तो 14,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मी 2 साल पूरा करने के बाद नियमित हो गए हैं। सलाम जी। आगे के लिए भी जिन बातों को घोषणा पत्र में लिखा हुआ है वो तो छपे हुए अक्षर हैं जिनसे पीछे नहीं हुआ जा सकता। और हमारा ये बिल्कुल प्रयास रहेगा कि समय हम जरूर मांग रहे हैं कि ऐसा भी ना हो कि अभी ही कर दीजिए, सीमाएं रहती हैं हर चीज की, लेकिन उसको ईमानदारी से लक्ष्य मान के हम लोग चल रहे हैं और करने की पूरी मंशा रख के चल रहे हैं।
किसानों की कर्ज माफी को लेकर तमाम विरोधाभासी चीजें आती हैं, आपकी सरकार कर रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र में आया या जो किसानों की आय बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो राज्य स्तर पर, आपके स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर भी सारी चीजें हो रही होंगी, ऐसा मेरा परम विश्वास है। लेकिन क्या वास्तव में, जैसे बात बात पे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और अन्य सवाल उठाते रहते हैं कि ये कर्ज माफी अपने आप में एक मायाजाल है जो भूपेश बघेल की सरकार ने फैला रखा है, ऐसे भी आरोप लगते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? अगर किसी सरकार ने कुछ किया है तो विपक्ष यही दृष्टिकोण अपनाना चाहता है कि अरे उतना नहीं किया। यानी अगर क्रेडिट मिलने की बात है तो वो चाहेंगे कि क्रेडिट ना मिलता हुआ दिखे और थोड़ा सा टांग खींचना चाहेंगे कि नहीं नहीं ये किया ये नहीं किया, ये किया ये नहीं किया, ऐसा हुआ वैसा रह गया। तो ये राजनीति की एक प्रक्रिया रहती है, एक इसी तरह से दुर्भाग्य से राजनीति चलती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब धान के लोन वेवर की बात आई थी तो चुनाव के पहले हर सभा में हम लोगों ने कहा था कि धान जो खरीदी हो रही है ये सरकारी सोसाइटी के माध्यम से, उसका हम ऋण मुक्ति करने जा रहे हैं। ये कहीं नहीं कहा गया था कि कृषि से जुड़ा हुआ जो भी लोन होगा, कि ट्रैक्टर होगा वो भी माफ, कुआं बनाया होगा वो भी माफ, कुछ भी होगा कहीं से भी लिया होगा उसके लिए भी माफ, सब्जी के लिए भी माफ, ये कहीं नहीं कहा गया था। धान के संदर्भ में खुले मन से हम लोगों ने कहा था और उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, बहुत सारे लोगों के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आने के बाद सरकार में ये बात, सोसाइटियों के माध्यम से जो लोन दिए गए थे वो तो माफ हो जा रहे हैं, बाकी जो लोन दूसरे बैंकों के माध्यम से लिए गए थे, कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक, इनका तो दिक्कत नहीं था, ये हो जा रहा था। लेकिन अन्य बैंकों से जो लोन थे वो हम लोगों का सरकार की तरफ से कहना था कि वन टाइम सेटलमेंट करिए, नहीं तो आपका तो लोन भी बकाया रहेगा, आप ब्याज जोड़ते जा रहे हैं, लोन डबल से ज्यादा हो रहा है, आप एक उसमें सेटलमेंट के लिए सहमति दे दीजिए, तो वो राशि सरकार आपको उपलब्ध करा देगी। जिन बैंक से बात हो गई है वो सहमति हो गई है, जो बैंक राजी नहीं हो रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। तो सरकार की मंशा साफ है उसमें भी धान के संबंध में। बाकी बाद में तो मुख्यमंत्री जी ने चने और गेहूं को भी जोड़ दिया था। जी। तो कुल मिलाकर एक और अच्छी योजना आपकी सरकार ने शुरू की है, गोबर खरीदी की। ये एक अद्भुत योजना है अपने आप में। तो क्या ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गई या कुछ अंचलों में प्रायोगिक तौर पर इसको लागू किया गया है? सिंहदेव जी। लागू तो पूरे छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में 11,664 जो पंचायतें हैं उनमें से करीब 7,000 पंचायतों में गौठान चिन्हांकित करके चालू कर दिए गए हैं। और इसी मार्च के अंदर मुख्यमंत्री जी की ये मंशा भी है और निर्देश भी हैं कि समस्त पंचायतों में गौठान बना दिए जाने हैं। तो ये 11,664 पंचायतों में गौठान का निर्माण हो जाएगा और शने शने वहां पर खरीदी की भी जो प्रक्रिया है ये चालू हो जाएगी। अभी जो खरीदी हो रही है करीब 55 करोड़ से ज्यादा के गोबर की खरीदी हो चुकी है। और वर्मी कंपोस्ट को जो बेचने का दर है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कम से कम 10 रुपए किलो में ये बिके, ताकि बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें जो उसको बनाएंगे उनको बेहतर रकम मिल सकेगी। क्या आप मानते हैं कि पिछली सरकारों ने जल जंगल जमीन को प्रोटेक्ट नहीं किया, जिन पर आदिवासियों का हक था, इसकी वजह से नक्सलवाद बढ़ा? रमन सिंह की सरकार 15 साल रही वहां। जी, उन्होंने पेशा कानून को लेके जो तत्परता दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई, ये सही बात है। और 1990 के दशक में बने हुए पेशा कानून के नियम अभी तक नहीं बने हैं। कांग्रेस की सरकार ने ये कमिटमेंट भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट भी है कि पेशा कानून को लागू करने के लिए नियम हम जल्दी से जल्दी बना के विधानसभा में पेश कर दें। एक आखिरी सवाल टीएस बाबा, आपसे एक आखिरी सवाल और बेहद अंतर्मन से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे राजनेता हैं कि आप बिल्कुल साफ गोई के साथ में बातें कहते हैं। क्या जब भूपेश बघेल ने शपथ ली थी तो क्या कुछ इस तरीके से आपसे कोई बात हुई थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल और 2.5 साल टीएस बाबा? हाईकमान के साथ जो बातें होती हैं एक कमरे के अंदर, उसकी मर्यादा रखना होता है, तो उसके लिए माफ करेंगे, मैं अधिकृत नहीं हूँ
वो बात कहने के लिए, लेकिन ये मान के चलिए कि ये हम लोगों ने शपथ ली थी कि साथ काम करेंगे। जय और वीरू की ये जोड़ी बढ़िया चलेगी और कोई हाथाहाथ नहीं होगा इस जय और वीरू में। मिलके चलेंगे और मिलके छत्तीसगढ़ को अपने सहयोग से आगे ले जाएंगे। अभी जय ने एक बस 40 सेकंड का वक्त आपसे। अभी जय ने कल ही कह दिया एक पत्रकारों से बातचीत में कि अगर आला कमान कह देगा तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जो आपके माइक लगे हैं इनको छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी हो उनको भ्रम फैलाने का, और आज एक अच्छी खासी सरकार जो चल रही है उसको अस्थिर करने का हक नहीं है। मैं उनसे निपट लूंगा। तो उनका जो कोई भी है बार बार है, तो ये कोई क्या कहीं इस सरकार के बीच ये कोई पैदा हो गया है क्या? टीएस बाबा, आप तो जय वीरू की जोड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई भी हो, और ये बात आई कहां से, ये सवाल आया कहां से कि मैं राजपाट छोड़कर चल दूंगा? छत्तीसगढ़ की सरकार को कहीं किसी से कोई खतरा नहीं है, और हम दोनों से ऊपर देखिए, हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस है और कांग्रेस की विचारधारा है और हमारा हाईकमांड है। हम लोग सब उसके दायरे में काम करते हैं, आपसी संबंध बेहतर से बेहतर बनाए रख के, और हम लोगों का प्रयास केवल एक रहता है कि जो जिम्मेदारी मिली है पार्टी के तरफ से, पार्टी के नाम पे हमने मांगा, हम कोई इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़े, हम पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, पार्टी के घोषणा पत्र में चुनाव लड़े, पार्टी के लीडरशिप में चुनाव लड़े, पार्टी के संगठन प्रदेश के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे उनको आगे रख के चुनाव लड़े, जो जनप्रतिनिधि थे नेता प्रतिपक्ष इत्यादि वो साथ में रह के हम लोग चुनाव लड़े। तो एक टीम चुनाव लड़ी थी और एक टीम छत्तीसगढ़ में काम करेगी। जो लोग चाहते हैं अस्थिरता पैदा करना, उनके तरफ भूपेश बघेल जी ने इशारा किया है, और रमन सिंह जी और कुछ लोगों के बयान कुछ आ रहे थे लगातार, तो मैं समझता हूं कि ये शायद जवाब उनके लिए। आप दिल्ली में इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि टीएस बाबा हाईकमान के यहाँ डेरा डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री बनकर ही लौटेंगे। खैर, आप बहुत ही साइजगी से आप चीज़ों को कह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मेरी शुभकामनाएं कि ये जय वीरू की जोड़ी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया टीएस बाबा, आपका नमस्कार। तो ये थे टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री। बड़ी साफगोई के साथ एक तरीके से जो ये बाउंसर था कि क्या अगले मुख्यमंत्री हैं वो 2.5 साल बाद, उसे टीएस बाबा ने डक कर दिया, यानी अपने सिर के ऊपर से निकाल दिया। और यहाँ तक कहा कि ये जो जिस कोई की बात वो रमन सिंह की ओर इशारा कर रहे हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं ना, भूपेश बघेल का आपने बयान सुना कि किस तरह उन्होंने कहा कि जो कोई भी हो, तो वो टीएस बाबा कह रहे हैं कि वो जो कोई रमन सिंह और उनके लोग हो सकते हैं, कांग्रेस के अंदर वो जो कोई नहीं है। हम जय वीरू की जोड़ी हैं और ऐसे जय वीरू की तरह छत्तीसगढ़ में काम करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। देश दुनिया की खासी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।